So friends, let's continue the third line. Third line क्या है? Where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls. First of all, see the difficult words meaning. Fragments means parts. And narrow domestic walls means division on the basis of religion, caste, class एंड कलर इन सोसाइटी में जो डिवीज़न किया होते हैं रीजन के ऊपर पर कास्ट के ऊपर क्लास के ऊपर कलर के ऊपर सभी कंट्री में इन ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको क्या बोलते हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. सो लेट अस सी द मीनिंग ऑफ दिस. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. पोएट क्या सजेस्ट करना चाहते हैं इन वर्ड्स के थ्रू? This time he doesn't only wish for his own country but also for the world where everyone will be united. वो सिर्फ हमारे इंडिया की बात नहीं कर रहे, वो पूरे वर्ल्ड को क्या कैसे देखना चाहते हैं? यूनाइटेड देखना चाहते हैं. फ्रैगमेंट में नहीं देखना चाहते. पार्ट्स नहीं पढ़ने चाहिए किसी के कंट्री के, किसी के कास्ट के, क्लास के, रिलीजन्स के. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नहीं होनी चाहिए. देयर वुड बी नो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एंड जेंडर. कास्ट के ऊपर, कलर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, जेंडर के ऊपर इंसानों को क्या नहीं होनी चाहिए? डिवीजन नहीं होनी चाहिए. Only then all the people will live happily in and harmony. अगर किसी देश में कोई भी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नहीं होगी, मीन्स डिवीजन नहीं हो गया कास्ट के बेसिस के ऊपर, क्लास के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, जेंडर के ऊपर, तभी उस देश के पीपल लोग जो हुए वो हैप्पीली लाइफ जिएंगे एंड हारमोनी से, शांति से जिएंगे. इन दो लाइन से हमको रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड क्या होता है दिखता है. हाउ ब्रॉड माइंडेड द पोएट इज. ही विश नॉट ओनली फॉर हिज ओन कंट्री बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड वेयर एवरीवन विल बी यूनाइटेड. सो लेट अस सी द नेक्स्ट लाइन. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. First of all, see the difficult meaning. Depth of truth means sincerity and earnestness. Sincerity and earnestness. और दूसरा एक मीनिंग भी है bottom of the heart. दिल की गहराई से. Where words come out from the depth of soul. The poet wants a place where everyone must be truthful. कभी एक ऐसा देश चाहते हैं जहाँ हर कोई क्या बोलना चाहिए? ट्रूथफुल, सच्चा इंसान होना चाहिए. हर किसी को क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए. नोबडी वुड से फॉल्स फॉर देयर ओन सेल्फिशनेस. किसी को भी ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो अपने सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए क्या बोलता है? झूठ बोलता है. अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ऐसे लोग होते हैं समाज में, हम देखते हैं. वो स्वतः खुद का सेल्फिश पर्पज़ पूर्ण करने के लिए झूठ बोलते हैं. टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक फॉल्स फॉर देयर फ्रॉम. हम आज कितने लोग देखते हैं जहाँ हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए क्या करता है? झूठ बोलता है. द ट्रूथ शुड कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट. ट्रूथ आना चाहिए, ट्रूथ बोलना चाहिए लोगों को, लेकिन वो ट्रूथ जो बोलता है वो कहाँ से आना चाहिए? डेप्थ ऑफ द हार्ट. डेप्थ ऑफ द हार्ट मीन्स दिल की गहराई से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए हमारे. द ट्रूथ शुड कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट मीन्स विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर प्रॉफिट. सत्य बोलने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं, मीन्स फ़ायदा तो होगा लेकिन खुद का फ़ायदा नहीं होना चाहिए. सभी जनों का क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस line also. So let's see the next line. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे
difficult words meaning. Tireless striving stretches means continuous efforts करना चाहिए. मीनिंग देखते हैं इस लाइन का. द पोएट वॉन्ट्स अ प्लेस हिज कंट्री वेयर एवरीवन वुड बी हार्ड वर्किंग. कभी एक ऐसा देश चाहते हैं जहाँ हर कोई क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग पर्सन होने चाहिए. हर किसी को क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कठोर मेहनत करनी चाहिए. एंड ऑल शुड डू कंस्टेंट एफर्ट्स फॉर डेवलपिंग हिमसेल्फ. हार्ड वर्किंग तो होना चाहिए हर एक इंसान कंट्री का, लेकिन हार्ड वर्किंग करने से क्या चाहिए, वो खुद तो डेवलप होगा ही, लेकिन उसका हार्ड वर्किंग का नतीजा पूरी कंट्री को डेवलप करने में होगा, हिज फैमिली को डेवलप करने में होगा, एंड द कंट्री को डेवलप करने में. नो बडी वुड बी लेजी. कोई भी आदमी लेजी नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए. व्हेन ऑल पीपल आर हार्ड वर्किंग, अगर हमारे देश के सभी लोग हार्ड वर्किंग रहेंगे, द कंट्री विल बी डेफिनेटली डेवलप कंट्री. तो हमारा देश क्या होगा, एक बहुत जल्द अमेरिका, जापान, इंग्लैंड जो डेवलप कंट्री है उनमें से जाके इंक्लूड होगा. ओके, नेक्स्ट लाइन. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. क्या अर्थ है इस लाइन का, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं पहले. क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न मतलब रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एक ऐसी थिंकिंग जहाँ पे सुपरस्टिशन को कोई जगह नहीं है. इन दोनों लाइन से पोएट को क्या सजेस्ट करना है. ड्रेरी मीन्स फियरफुल. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Dead habit का मतलब है outdated acts, outdated action, outdated thoughts, पुराने ख्यालात के होना. Dread means fearful. क्या मीनिंग है इस लाइन का. द पोएट वॉन्ट्स अ प्लेस वेयर एवरीवन वुड बी लॉजिकल थिंकिंग. कभी एक ऐसी कंट्री चाहते हैं, ऐसा देश चाहते हैं जहाँ हर कोई इंसान, उसकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए उसमें. एंड नॉट अलाउ द सुपरस्टिशंस विल मेक देम इलॉजिकल एंड क्रूअल. लोगों को सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करना चाहिए. सुपरस्टिशन पे अगर हम बिलीव करेंगे तो हमारी थिंकिंग कैसी हो जाएंगी, इलॉजिकल हो जाएंगी, इसको कोई मतलब नहीं होगा, क्रूएल बन जाएंगे हमारी थिंकिंग. और वो उस कवि को एग्री नहीं है उस बात को. कवि वो ऐसी जगह चाहते हैं वेयर एवरीवन वुड बी लॉजिकल थिंकिंग, देयर मस्ट नॉट स्पॉइल देमसेल्फ एज वेल एज द कंट्री. क्योंकि जो सुपरस्टिशन है, इलॉजिकल थॉट्स हैं, क्रूएल थॉट्स है हमारे मन में आने वाले, वो सिर्फ हमको नहीं स्पॉइल करते, तो हमारी पूरी कंट्री को क्या करते हैं, वो स्पॉइल करते हैं, नष्ट कर जाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हम अपने आप को. बिकॉज सुपरस्टिशंस पीपल्स आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर नॉट ओनली हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर द होल कंट्री. वो सिर्फ अपने आप को नहीं हार्म पहुँचाते, तो पूरी कंट्री को, पूरी समाज को क्या करते हैं, वो हार्म पहुँचाते हैं. ऐसा कवि को इस लाइन में सजेस्ट करना है. Let us see the explanation of the last three lines. Where the mind is laid forward by thee into the ever-widening thought and action, into that haven of freedom, my father laid my country away. कवि ये तीनों जो लाइन है बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत मोटिवेशनल है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. एवर वाइडनिंग का मतलब है कंटिन्यूसली ब्रॉडनिंग, एंड हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब है कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स while respecting those of others. Let us see the meaning of these three lines. Where the mind is laid forward by thee. At last, the poet describes the place where everyone would be laid by or controlled by the God. Their thoughts, हर एक को किसी की तरफ जाना है, हर एक का कंट्रोल फाइनली किसी के पास है, हर एक चीज़ का गॉड के पास है. Their thoughts, actions would always be broad minded. हमारे थॉट्स, एक्शन कैसे होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होने चाहिए.
नैरो माइंडेड नहीं होनी चाहिए, बट नॉट नैरो माइंडेड। एंड इफ पीपल वुड नो अदर बट हेवन, और जहाँ पे हमारे थॉट्स नैरो माइंडेड होंगे, नैरो माइंडेड नहीं होंगे, ब्रॉड माइंडेड होगी, तो ऐसी जगह कैसी होगी, किसी हेवन से कम नहीं होंगी, स्वर्ग जैसी होगी वो जगह। सो ही एड्रेसिंग द गॉड, तो लास्ट में पोएट गॉड को एड्रेस करता है, क्या करता है, एज हिज फादर। वो गॉड को क्या बोलता है, पिता बोलता है, हिज फादर। एंड रिक्वेस्ट हिम, वो रिक्वेस्ट करता है गॉड को टू अवेकन ऑल हिज कंट्रीमैन, जो मेरे देशवासी हैं उनको क्या कर, अवेक कर, जागृत कर, फ्रॉम द स्लीप ऑफ सेल्फिशनेस। क्यों जागरूक कर, क्योंकि वो कैसी स्लीप में पहुँचे हैं, सेल्फिशनेस के, स्वार्थ, लेजीनेस, आलस, इलिटरेसी, अनएजुकेटेड पीपल, फॉल्सहुड, पैसिविटी, निष्क्रियता, सुपरस्टिशन थॉट मीन्स अंधश्रद्धा वगैरह वगैरह। सो पोएट रिक्वेस्ट गॉड एज हिज father and request him to awaken all his countrymen from the sleep of selfishness, laziness, illiteracy, falsehood, passivity and superstitions। और वो एक ऐसी जगह चाहती है where everyone would be led or controlled by God। आखिर so this is the meaning of these 3 lines। I hope all of you understand the meaning of this poem। In the next lecture we will see the poetic device and the critical appreciation of the poem। Okay, thank you। Last lecture we have seen the explanation of the poem where the mind is without fear। In today's lecture we will see the poetic devices in the poem। So let us start। Where the mind is without fear and the head is held high। लाइन को ठीक से देखो। Where the mind is without fear and the head is held high, इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स द साउंड्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द वन लाइन, इन द सेम लाइन। इन देखो, हेड इज हेल्ड हाई, इसमें देखो एच एच क्या साउंड हुआ है, थ्राइस टाइम में 3 टाइम्स क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। पोएट ने पोएटिक इफेक्ट देने के लिए पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। सेकेंड लाइन देखो, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है, एनाफोरा। मैंने एक पोएम जब भी एक्सप्लेन की थी उस टाइम बताया था, वेयर ये शब्द 7 टाइम्स रिपीट हुआ है पोएम में। टोटल कितनी बार रिपीट हुआ है, 7 टाइम्स। जब भी कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है स्टार्टिंग में, तब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एनाफोरा। तो सेकेंड लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफोरा, क्योंकि द वर्ड वेयर हैज़ बीन रिपीटेड 7 टाइम्स इन द पोएम। Then in the third line, where the word has not been broken into fragments by narrow domestic walls। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है, मेटाफर इस्तेमाल किया है, क्योंकि द वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज कंपेयर, वर्ल्ड को कंपेयर किया है किसके, फ्रैगमेंट्स में, स्मॉल रूम्स सेपरेटेड बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वर्ल्ड को किस चीज़ से कंपेयर किया है, small rooms which are separated by narrow domestic walls। Again in this line there is another figure of speech, alliteration। Why alliteration? Because the sound B is repeated, has been repeated 3 times। बीन का B, broken का B और बाय का बी, ये जो 3 साउंड्स हैं वो थ्राइस टाइम क्या हुए है इस लाइन में। मीन्स थर्ड और फोर्थ लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, दोनों है, मेटाफोर है और एलिट्रेशन है। ओके, इन द नेक्स्ट लाइन, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सोल, डेप्थ ऑफ ट्रूथ। इस लाइन में अगेन मेटाफोर इस्तेमाल किया है। वाई, द वर्ड्स से जो शब्द है, वर्ड्स दोज आर कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, सीम टू बी लाइक अ फाउंटन, जैसे फाउंटन में से पानी निकलता है
जैसे उसकी कंपैरिजन किससे की है, जैसे हमारे हार्ट से क्या निकलते हैं, वर्ड्स निकलते हैं। जैसे फाउंटेन में से पानी निकलता है, जैसे वैसे ही शब्द हमारे कहाँ से निकलते हैं, हमारे हार्ट से निकलते हैं ऐसे। और अनदर फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है कम। कम ऐसे शब्द है, उसमें पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया है, क्योंकि द वर्ड्स हैव बीन गिवन एक्शन ऑफ कमिंग, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी है वर्ड्स को, जैसे आना जाना, रहना, बैठना, उठना, खाना पीना, ये जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, गाना, ये किसको दी है, वर्ड्स को दी है। तो इन दिस लाइन, इन दिस टू लाइन्स, मेटाफर एंड which figure of speech, personification. In the next line, where tireless striving stretches its arms towards perfection. इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये जो टायरलेस स्ट्राइविंग वर्ड्स है, टायरलेस स्ट्राइविंग को पर्सोनिफिकेशन दिया है। पर्सोनिफिकेशन हैज़ बीन गिवन द ह्यूमन एक्शन, स्ट्रेच करना, स्ट्रेचिंग इट्स, जैसे हम हाथ स्ट्रेच करते हैं, पाँव स्ट्रेच करते हैं, वैसे ही। क्योंकि पोएम में पोएटिक इफेक्ट देने के लिए टायरलेस स्ट्राइविंग को क्या किया है, स्ट्रेचिंग वर्ड को पर्सोनिफाई किया है पोएटिक इफेक्ट देने के लिए। अगेन इन दिस लाइन also there is another one figure of speech, there is alliteration, which s sound, striving का s, stretches का s sound क्या हुआ है, 2 times repeat हुआ है for the poetic effect. Look at the next line, where the clear stream of reason has not lost its way. इस लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इज कंपेयर टू, मेटाफर है, इज कंपेयर टू रीजन। क्लियर स्ट्रीम को किससे कंपेयर किया है, रीजन को। एंड अ फ्लोइंग स्ट्रीम को किसके किया है, ड्रेरी डेजर्ट। द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन को किससे कंपेयर किया है, रीजन से। और फ्लोइंग स्ट्रीम को किससे कंपेयर किया है, डेड हैबिट्स। डेड हैबिट को किससे कंपेयर किया है, ड्रेरी डेजर्ट। डेड हैबिट मीन्स आउटडेटेड थॉट्स, आउटडेटेड एक्शन। वो जैसे ड्रेरी डेजर्ट, डेजर्ट में से कैसे पानी वानी नहीं होता, वैसे ही आउटडेटेड पर्सन में कोई उससे कोई आउटपुट नहीं मिलता, उसी थॉट्स से। वैसे इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। क्लियर स्ट्रीम को रीजन को कंपेयर किया है रीजन से, और फ्लोइंग रीजन से। एंड डेड हैबिट को कंपेयर किया है ड्रेरी डेजर्ट से। अगेन इन दिस लाइन देयर इज अनदर फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, बिकॉज वेयर डी साउंड इज रिपीटेड। ड्रेरी का डी, डेजर्ट का डी, डेड हैबिट का डी, 3 times रिपीट हुआ है फॉर द पोएटिक। नाउ सी द लास्ट लाइन्स, where the mind is laid forward by thee into ever widening thought and action, into that haven of freedom, my father, let my country awake. in this line में मेटाफर है, रिपीटिशन है, सिनेक्डोकी है, पर्सोनिफिकेशन है, एपिस्ट्रोफी भी। लेट्स सी वन बाय वन। मेटाफर किस में है, हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम में क्या है, मेटाफर है। हेवन ऑफ फ्रीडम इज कंपेयर टू फ्रीडम। फ्रीडम हेवन ऑफ फ्रीडम में से फ्रीडम को किससे कंपेयर किया है, हेवन से, स्वर्ग से कंपेयर किया है। देन देयर इज रिपीटिशन, विच वर्ड इज रिपीटेड, माई। माई वर्ड इज रिपीटेड, माई फादर, माई कंट्री, माई वर्ड इज रिपीटेड, सो देयर इज रिपीटिशन। अगेन सिनेक्डोकी, द वर्ड कंट्री, वर्ड कंट्री जो है, कंट्री हैज़ गिवन द ह्यूमन क्वालिटी टू अवेक। इंसानों की क्वालिटी दी, ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी दी, अवेक की, अवेकनिंग की। इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिनेक्डोकी। देन पर्सोनिफिकेशन भी है उसी लाइन में, कंट्री अवेक में। कंट्री अवेक, देश जागना, देश उठना, देश सोना, ह्यूमन क्वालिटीज़ है। आदमी सोता है, उठता है, बैठता है, ऐसी क्वालिटी किसको दी है, कंट्री को दी है। इसलिए कंट्री अवेक इस वर्ड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। द कंट्री हैज़ गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ अवेकन। एंड द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्यों है, द पोएट इज टॉकिंग टू द डियर गॉड।
which is not present before him, but he talks to God. Therefore the figure of speech is apostrophe. So I hope all of you understand the different types of figure of speech or poetic devices which are used in the poem by the poet. I hope I will try my best to explain these poetic devices. Okay, thank you. Hello friends, कैसे हो आप? In today's lecture we will see the appreciation of the first poem, where the mind is without fear. This question will be asked for 5 marks, total marks 5, and if you have written totally your sentence construction is right, then you will definitely get 3 to 4 marks. Which are the points you have to write in appreciation? Title. First point is title and the poet of the poem. This point is for 1 marks. Second point, rhyme scheme. Rhyme scheme is also for 1 marks. Third point, figure of speech, which is also for 1 marks. And last point, central idea or theme of the poem. This point is for 2 marks. So let us see the appreciation of the first poem, where the mind is without fear, written by Rabindranath Tagore. First point, the title and the poet of the poem. The title of the poem is Where the Mind is Without Fear. The poem is written by Rabindranath Tagore. The poem is taken from his famous anthology गीतांजलि. इस पॉइंट में आप और भी इंफॉर्मेशन पोएट के बारे में लिख सकते हो. ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर हु गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913. ऐसे लिख सकते हो. उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख के आपको एक प्लस पॉइंट मिल सकता है कि आपको थोड़ा हाफ एक्स्ट्रा मार्क मिल सकता है इसमें. सेकेंड पॉइंट, rhyme scheme. The poem Where the Mind is Without Fear is written in free verse. फ्री वर्स में लिखी गई हुई. इसका मतलब इसमें कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है, राइम स्कीम नहीं है. विदाउट एनी राइम स्कीम और मीटर फॉलोड थ्रू आउट द पोएम. इस पोएम में कौन सी भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई हुई, इसलिए पोएम टोटली फ्री वर्स में लिखी गई हुई है. थर्ड पॉइंट, फिगर ऑफ स्पीच. बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने इस्तेमाल किए फॉर द पोएटिक इफेक्ट, लेकिन हमको 2 या 3 लिखने हैं क्योंकि क्वेश्चन है पॉइंट को कितने टोटल मार्क्स है, 1 मार्क्स हुए, इसलिए 2 पॉइंट्स लिखने के. मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखने का और उसमें एग्जाम्पल लिखने का. मेटाफर किस लाइन में है? वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, इस लाइन में है. क्लियर स्ट्रीम में क्या है? मेटाफर इस्तेमाल किया गया है. सेकेंड एग्जाम्पल, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. ड्रेरी डेजर्ट सैंड में क्या किया है? मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है. सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एलिट्रेशन. वो कौन से लाइन में है? इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. लाइन ठीक से देखो. इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. ये देखो, ड्रेरी ड्रेरी वर्ड का डी, डेजर्ट का डी, डेड का डी रिपीट हुआ है साउंड, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन. अगेन सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम इज वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स. स्ट्राइविंग का एस साउंड और स्ट्रेचेस का एस साउंड रिपीट हुआ है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन. और ही फिगर ऑफ स्पीच है, मैंने आपको बताया था कवि पोएम में टोटल 7 टाइम्स वेयर यूज वर्ड रिपीट किया गया है, इसलिए कौन सा और भी एक फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते हो? एनाफोरा. उसमें क्या लिख सकते हो? एक्सप्लेनेशन. द वर्ड वेयर इज यूज 7 टाइम्स इन द पोएम फॉर द पोएटिक इफेक्ट. ऐसा भी आप लिख सकते हो. फिर अनदर है पर्सोनिफिकेशन है, जो आपको ईजी लगे वो आप फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल आइडिया और थीम. द पोएम इज़ अ प्रेयर टू गॉड. दिस ये पोएम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, पोएट ने प्रेयर की है गॉड को. द पोएट एक्सप्लेन्स. इसमें क्या एक्सप्लेन किया है? इस हिज थॉट्स, कवि के जो थॉट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम हिज नेशंस.
ही रिक्वेस्ट द गॉड, उन्होंने रिक्वेस्ट की है गॉड से, टू क्रिएट अ नेशन बेस्ट, नेशन को बेस्ट क्रिएट करो, एंड आइडियल वेयर ऑल पीपल आर फियरलेस, कैसा नेशन होना चाहिए, फियरलेस पीपल होनी चाहिए, हार्ड वर्कर्स होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए, एंड लिव विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों को कैसे जीना चाहिए, सेल्फ डिग्निटी से जीना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना चाहिए, वेयर एजुकेशन इज़ फ्री टू, और ऐसा कंट्री चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन क्या होना चाहिए, टोटली फ्री होना चाहिए, हर एक आदमी एजुकेटेड होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। ऐसे हम टोटली 5 मार्क का क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक